हेलो नमस्कार दोस्तों, आप सभी का आज की क्लास में स्वागत है। बहुत बहुत अभिनंदन है आप सभी लोगों का। तो आज हम लोग बात करते हैं हड़प्पा सभ्यता का और आज हमारा लास्ट वीडियो रहेगा। ठीक है, हड़प्पा सभ्यता का अंतिम आपका ये सीरीज है। आज हम फाइनल करने वाले हैं। हम लोग देखते हैं हड़प्पा सभ्यता। हड़प्पा सभ्यता में हम लोगों ने पढ़ा था कि हड़प्पा सभ्यता से हड़प्पा के पूरा स्थल से किसी भी प्रकार का मंदिर का साक्ष्य नहीं मिलता। ठीक है, हम लोगों ने यहाँ तक किया था कि किसी भी प्रकार का मंदिर का साक्ष्य हमको क्या होता है, प्राप्त नहीं होता है। ठीक है, मंदिर का साक्ष्य हमको प्राप्त नहीं होता है। नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे जो बहुत इंपॉर्टेंट है, जो बार बार प्रश्न पूछे जाते हैं। अगर हम लोग बात करेंगे तो देखिएगा, यहाँ से एक जगह है जिसका नाम है धौलावीरा। वहाँ से जल निकासी का बहुत ही सुंदर, बहुत ही अद्वितीय हमको साक्ष्य प्राप्त होता है। ठीक है, तो याद रखिएगा, जल निकास प्रणाली के लिए यह सभ्यता का अद्वितीय स्थान है। अगर हम लोग बात करें तो हड़प्पा सभ्यता की जो विशेषता है, जिसमें नगर नियोजन की विशेषता आती है, और साथ ही साथ हम लोग पढ़ेंगे कि जल निकासी जो प्रणाली है समकालीन, यानी कि इसके काल के समय में किसी सभ्यताओं में ऐसा चीज़ नहीं देखने को मिलता है। ठीक है, एक फैक्ट जो है बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है आपके लिए। एक फैक्ट और भी है। देखिए, जो घर बने जाते थे, अगर ये मुख्य सड़क की अगर बात कर दी जाए तो मुख्य सड़क की तरफ में खिड़कियां नहीं होती थी। ठीक है, अगर बात करें तो इसका जो दरवाज़ा होता था, ये भी मुख्य सड़कों की तरफ नहीं होता था। तो क्या हो जाता था, ये पिछवाड़ यानी कि पीछे की तरफ में इसके दरवाजे खुलते थे। याद रखिएगा, इसके जो दरवाजे हैं मुख्य सड़क के पिछले साइड में खुलते हैं, बैक में, यानी कि पीछे की तरफ खुलते हैं। याद रखिएगा। अगर हम बात करें तो जो घर के मुख्य दरवाजे हैं, घर के मुख्य दरवाजे यहाँ पे ऐसा साक्ष्य हमको मिला है। ठीक है, जो पीछे की तरफ खुलते हैं। याद रखिएगा। ठीक है, पीछे की तरफ क्या होते हैं, खुलते हैं। याद रखिएगा, ये कभी कभी पूछा जाता है। ठीक है, घर के जो मुख्य दरवाजे हैं वो सड़क के पीछे वाले भाग में, यानी कि पिछले भाग में अगर देखा जाए, ठीक है, तो ये खुलते हैं। यानी कि घरों के जो दरवाजे हैं मुख्य सड़क की ओर ना खुलकर पिछवाड़ों की ओर क्या होते हैं, खुलते हैं। ठीक है, याद रखिएगा। अगर हम लोग बात करें यहाँ से, तो सबसे इम्पोर्टेंट है, पूछा जा सकता है कि हड़प्पा सभ्यता की समाज कैसा था। तो हड़प्पा सभ्यता की समाज के अगर बारे में बात किया जाए तो यह समाज आपको मातृ प्रधान समाज था। याद रखिएगा, मातृ प्रधान समाज था, मातृ प्रधान समाज था। और यही वजह होता है, एक बात और भी देखा जाए, जैसे हम लोग देखते हैं कि सबसे ज़्यादा महिलाओं की आज़ादी और महिलाओं की सबसे ज़्यादा अधिकार अगर देखेंगे हम लोग तो कबीलाई समाज में दिखता है, जनजातियों के समाज में दिखता है। और यही वजह होता है कि भले वो आधुनिक सरोकार को प्राप्त न करता हो, लेकिन बहुत ही ज़्यादा डेवलप माना जाता है। जैसे हम लोग बात करें तो अगर हम लोग पश्चिमी सभ्यता को देखेंगे, पश्चिमी सभ्यता में, तो पश्चिमी सभ्यता की अगर बात कर दी जाए तो यहाँ पे महिलाओं का अधिकार सबसे ज़्यादा सर्वमान्य हो जाता है। ठीक, हमारे देश में भी ऐसा था। जैसे मानिए कि हम लोग हड़प्पा सभ्यता पढ़ रहे हैं, तो हड़प्पा सभ्यता का समाज ही कहता है कि यहाँ पे कौन सा समाज था, तो मातृ प्रधान समाज था, जहाँ पे महिलाओं का अधिकार सर्वोच्च माना जाता था। और जिस समाज में कहा जाता है, जिस समाज में महिलाओं की स्थिति अच्छा माना जाता है, वहाँ का समाज बहुत ही ज़्यादा डेवलप होता है। ठीक है, यही समाज हमको कहाँ पे मिला, हड़प्पा सभ्यता में। लेकिन जैसे ही इस हड़प्पा सभ्यता को ख़त्म होने के बाद जब एक नई सभ्यता आता है और वो सभ्यता होता है वैदिक सभ्यता, तो वैदिक सभ्यता में मातृ प्रधान समाज नहीं होता, वहाँ पे पितृ समाज हो जाता है। कहाँ पे, पितृ यानी कि पिता का जो साम्राज्य होता है, पिता का साम्राज्य होता है, वो स्थापित हो जाता है। बात करें हम लोग हड़प्पा सभ्यता में, तो हड़प्पा सभ्यता में अधिकतर मृण मूर्तियाँ जो हैं वो महिलाओं का, नारियों का मिला है। इससे ये पता चलता है कि यह समाज मातृ प्रधान समाज था।
और सबसे बड़ी बात यह है कि यहाँ पे मैं अगर भारत की बात करूँ तो दक्षिण भारत में आप जाएंगे तो सातवाहन काल पढ़ने को मिलेगा। तो सातवाहन काल की अगर बात किया जाए तो वहाँ का समाज भी आपको मातृ प्रधान समाज था। यानी कि अगर बेटा से कोई भी लड़का लड़की से पूछिए कि तुम्हारे, जैसे अभी हम लोग पूछते हैं तुम्हारे फादर का नाम क्या है, लेकिन उस समय होता था कि तुम्हारे मदर का नाम क्या है। अपने माँ के नाम से बाल बच्चे जाने जाते थे, बच्चा और बचिया। तो उस समय आप सोच सकते हैं कितना महत्वपूर्ण स्थान होगा। जैसे अभी के समाज में देखेंगे तो पितृतात्मक समाज हो जाता है, जहाँ पे महिलाओं की स्थिति क्या हो जाती है, मुखिया के तौर पे अगर जिस भी आदमी को अगर मान लिया जाए तो उसी का सर्वोच्च होता है। तो मुखिया की अगर बात कर दिया जाए हम लोग समाज में, तो वर्तमान समाज की अगर बात कर दिया जाए तो यहाँ पे पुरुष हो जाते हैं। भले हमारे समाज में देवी देवताओं की तरह कहा जाता है, दुर्गा की तरह, सरस्वती की तरह और काली वाली जो भी हो उसकी तरह हमारे समाज में महिलाओं की स्थिति है। लेकिन सच में क्या है, वर्तमान में क्या है, आप भी इस बात को देखते होंगे। ठीक है, तो हमारे समाज की तरक्की और विकास के लिए सबसे पहला जो ज़रूरी है वो था हमारा शिक्षा। शिक्षा बहुत ज़रूरी है। और शिक्षा की बात अगर पूरे विश्व में किसी ने किया, पूरे विश्व में अगर किसी ने किया, सबसे पहले शिक्षा की बात अगर किसी ने किया और शिक्षा से उसकी मानवता, उसकी मौलिकता और उसके विकास की अगर बात किसी ने किया तो दो ही लोग थे। सबसे पहले अगर हम लोग देखेंगे तो सबसे पहले ये बुद्ध ने कहा और दूसरी बात अंबेडकर ने कही थी। ये बात है कि शिक्षा दे दो, समाज में तरक्की और विकास हो जाएगा। ठीक है, विश्व की मैं बात कर रहा हूँ। तो चलिए हम लोग यहाँ पे पढ़ रहे थे मातृ प्रधान समाज। तो याद रखिएगा, पूछा जाता है कि हड़प्पा का समाज कैसा था, तो हड़प्पा की समाज की बात कर दी जाए तो यहाँ पे मातृ प्रधान समाज हमारा हो जाता है। कहाँ का? हड़प्पा का। और यही वजह होता है कि देखिएगा इतना तरक्की और इतना विकास है यहाँ पे। ठीक है, एक चीज़ और देखेंगे, मोहनजोदड़ो में बात करें हम लोग तो मोहनजोदड़ो में प्राप्त एक सील पर, ठीक है, एक सील पर एक व्यक्ति बैठा हुआ है और तीन तरफ, जैसे ब्रह्मा को देखते हैं तो तीन साइड में, इधर इधर और आगे भी। ठीक है, वैसे ही एक यहाँ पे मूर्ति प्राप्त हुआ है जिसका जो संबंध है, कहा जाता है यहाँ पे जिसका संबंध ये है, कहा जाता है कि ये आध शिव है। ठीक है, आध शिव से इनका तादात्म्य, इसका आशय लगाया गया है। याद रखिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये, बहुत ही वीवीआई हो जाता है ये। कहता है कि यहाँ से मोहनजोदड़ो से जो प्राप्त हुआ है आपका एक सील पर बैठा हुआ जो एक तीन मुख वाला एक जो पुरुष है जो ध्यान मग्न में है। ठीक है, यहाँ पे देखिएगा तीन सर वाला, जैसे हम ब्रह्मा को देखते हैं फोटो में, आप देख सकते हैं, बिल्कुल वैसे ही आप सोच सकते हैं, वो ध्यान मुद्रा में बैठे हुए हैं। और बात करें हम लोग यहाँ पे जो इम्पोर्टेंट है, जो सवाल पूछे जाते हैं, ठीक है, हम लोगों ने देखा कि मोहनजोदड़ो से यहाँ देख लिए, मोहनजोदड़ो से जो प्राप्त हुआ है एक सील पर बैठा हुआ, जैसे एक पत्थर का सील हो गया, इस पे बैठा हुआ एक व्यक्ति है जो तीन मुख वाला है और कहा जा रहा है कि यह ध्यान मुद्रा में है। किस मुद्रा में है? तो याद रखिए यह ध्यान मुद्रा में है। ठीक है, और कहा जा रहा है यहाँ पे, याद रखिए, कहा जा रहा है कि इसके बाईं ओर, ये इंपॉर्टेंट है, इसके बाईं ओर देखिएगा, कहता है कि इसके बाईं ओर यहाँ पे एक गैंडा है और एक भैंसा है। ठीक है, याद रखिएगा, कहता है कि इस व्यक्ति की बाईं ओर एक गैंडा है और एक भैंसा है, और कहता है कि दाईं ओर की अगर बात कर दिया जाए तो यहाँ पे देखिएगा यह हाथी हो जाता है, बाघ हो जाता है, ठीक है, और एक हिरन हो जाता है। ये जो जानवर है उसको याद रखना पड़ेगा, ये प्रश्न पूछा जाता है। मोहनजोदड़ो के सील पर एक बैठा हुआ व्यक्ति को दिखाया गया है जो तीन मुख वाला है। ठीक है, उसके दाईं ओर कहता है, दाईं ओर की हाथी, व्याघ्र और हिरन है, और कहता है कि बाईं ओर गैंडा और भैंसा है। ठीक है, क्या है? भैंसा है, और कहा जा रहा है कि इसे पशुपति शिव के रूप में माना जाता है। किसके रूप में? तो देखिए, इसको पशुपति जो शिव है, ठीक है, पशुपति शिव के रूप में माना गया है। ठीक है, और एक बात और भी बता दें यहाँ पे, अगर यहाँ पे मोहनजोदड़ो की बात कर दिया जाए तो यहाँ पे देखिएगा
देख लीजिए, मार्शल ने इसे आधे शिव की संज्ञा दी। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। मोहनजोदड़ो के सील से एक व्यक्ति का चित्र मिला है, एक मूर्ति मिली है जो 3 मुख वाला है। याद रखिए, 3 मुख वाला है, और कहा जा रहा है कि उसके दाईं ओर हाथी, बाघ और हिरन है, और उसके बाईं तरफ की अगर बात कर जाए तो गैंडा और भैंसा है। ठीक है, जिसका तादात्म्य, जिसका आशय और जिसका जो संबंध है वो कहा जा रहा है कि पशुपति शिव के रूप में माना गया है, जिसको मार्शल ने आधे शिव की संज्ञा दिया है। किसको? यही 3 मुख वाला एक व्यक्ति को। याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। और हम ये बात करें यहाँ से, इस पॉइंट को आप जरूर याद कर लीजिएगा, बहुत ही वीवीआई हो जाता है। ठीक है, यही वजह है कि आप कह सकते हैं कि सैंधव सभ्यता में मूर्ति पूजा का प्रारंभ माना गया है। ठीक है, कह सकते हैं आप यहाँ पे कि सैंधव सभ्यता में मूर्ति पूजा का प्रारंभ माना गया है। याद रखिएगा। ठीक है, यहाँ पे देखा जाए तो अगर कह सकते हैं यहाँ पे कि मूर्ति पूजा का, यानी कि मूर्ति जो पूजा है, पूजा का आरंभिक जो चरण है या आरंभ आप यहाँ से मान सकते हैं। ठीक है, याद रखिएगा, यानी कि मूर्ति पूजा का आरंभ आपको सैंधव सभ्यता से माना जाता है। ऐसा कुछ मतलब समझिए कि प्रमाण मिलता है। ठीक है, अगला सवाल जो है पूछा जा सकता है कि हड़प्पा सभ्यता के समाज में मुख्य खाद्य पदार्थ कौन सा था। तो मुख्य खाद्य पदार्थ की अगर बात कर दी जाए, यहाँ पे पूछा जाता है मुख्य खाद्य पदार्थ की अगर बात कर दी जाए। ठीक है, क्योंकि हमने अभी बताया था कि मुख्य खाद्य पदार्थ की अगर बात कर दी जाए तो गेहूं और जौ हो जाता है। याद रखिएगा। ठीक है, गेहूं और क्या होता है, जौ हो जाता है। किसका? तो हड़प्पा समाज का। हड़प्पा समाज का जो मुख्य खाद्य पदार्थ है वो आपको क्या हो जाता है, ये आपका गेहूं हो जाएगा, और दूसरा आपका जौ होता है। याद रखिएगा, यहाँ पे कहता है कि मुख्य खाद्य पदार्थ पूछ रहा है। ठीक है, लोथल से अगर हम लोग बात करें तो देखिएगा, लोथल से चावल का पहला साक्ष्य आपको प्राप्त होता है। यहाँ पे किसका? तो देखिएगा, चावल का प्रथम जो साक्ष्य है यहाँ से मिलता है। ठीक है, कहाँ से? तो लोथल से हो जाता है। याद रखिएगा, चावल का। हालांकि अगर इसके प्राचीन में जाएंगे तो कोल्डिहवा एक स्थान है, लेकिन जब हड़प्पा सभ्यता की बात है तो याद रखिए ये क्या हो जाएगा, ये आपको लोथल हो जाता है जो प्रथम साक्ष्य आपको देता है। और बात करें हम लोग सर्वप्रथम कपास की बात अगर है, कपास की, ठीक है, ये सब याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट ये हो जाता है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट। ठीक है, कपास को उत्पादन करने का प्रथम श्रेय आपको हड़प्पा वासियों को ही दिया जाता है। ठीक है, पूछा जाता है, हम फैक्ट की बात करें, ठीक है, पूछा जाएगा आपसे कि कपास का उत्पादन का जो श्रेय है पूरे विश्व में पहली बार उत्पादन का श्रेय का अगर दिया जाए तो हड़प्पा वासियों को ही दिया जाता है। किस क्षेत्र में? तो कपास के क्षेत्र में। याद रखिएगा। ठीक है, ये देखिए, कपास उत्पन्न करने का श्रेय सिंधु घाटी सभ्यताओं को ही दिया जाता है। ठीक है, याद रखिए, बहुत इंपॉर्टेंट है ये वाला। अगर हम लोग बात कर दें तो देखिए, यहाँ पे कहा जाता है कि सिंधु घाटी सभ्यता में गाय का साक्ष्य नहीं प्राप्त होता है। किसका? तो गाय का साक्ष्य और गाय का जो पुरातत्व है, यहाँ पे अगर देखा जाए तो गाय का जो प्रमाण है, गाय का जो साक्ष्य है, यहाँ से प्राप्त नहीं होता है। ठीक है, क्या होता है, यहाँ से साक्ष्य प्राप्त नहीं होता है। अगर बात कर दिया जाए यहाँ पे तो कुबड़ वाला जो गाय है, नहीं, कुबड़ वाला जो बैल है वो संस्कृतियों में शुमार है यहाँ पे। जैसे अभी भी देखते हैं गांव देहात में कुछ ऐसे लोग ले कर जाते हैं जिसपे कुबड़ हो अगर किसी बैल के, तो उसको शिव का रूप माना जाता है। ठीक है, तो उस समय में भी ऐसा था, और आज के वर्तमान समय में भी अगर देखा जाए तो ऐसा देखने को मिलता है। ठीक है, लेकिन यहाँ पे अगर बात कर दें हम लोग तो कुबड़ वाला जो साड़ है, साड़, उसका प्रमाण यहाँ पे मिलता है। याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। कभी कभी दिमाग में आएगा कि कुबड़ वाला साड़ जो है या बैल का प्रमाण तो मिलता है, लेकिन गाय का प्रमाण हमारे यहाँ, यानी कि हड़प्पा सभ्यता की अगर बात कर दिया जाए तो हड़प्पा सभ्यता में क्या होता है, नहीं मिलता है। ठीक है, घोड़े का मरीन मूर्तियाँ की अगर बात कर दी जाए, यहाँ पे पूछा जाता है ये सब चीज़ें। याद रखिएगा, घोड़े का मूर्तिका या टेराकोटा की अगर बात कर दी जाए तो देखिएगा, घोड़े का याद सब रखिएगा, घोड़े का मूर्तिका, ठीक है, मूर्तिका या टेराकोटा बोल सकते हैं। टेराकोटा ये कहाँ से प्राप्त होता है? तो ये आपको लोथल से प्राप्त होता है। याद रखिएगा। ठीक है,
ये कहाँ से प्राप्त होता है? तो लोथल से प्राप्त होता है। पूछा जा सकता है कि घोड़े का मूर्तिका कहाँ से प्राप्त होता है, यानी कि टेराकोटा कहाँ से मिला है? तो ऑप्शन दे देगा लोथल, कालीबंगा, मोहनजोदड़ो, हड़प्पा, चंदूदड़ो, सब ऑप्शन दे देगा। तो ये अगर याद रहता है, रिवाइज बार बार रहेगा, तो लोथल उसको लगा दीजिएगा। ठीक है, याद रहना चाहिए सब चीज़ें। तो घोड़े का जो मूर्तिका है आपको कहाँ से मिला है? आपको लोथल से मिला है। और बता दें तो लोथल से बहुत सारा इंपॉर्टेंट चीज़ फैक्ट आपको मिलेगा, याद रखिएगा। ठीक है, अगर हम लोग बात करें यहाँ से कि घोड़े के अस्थि पंजर का जो अवशेष है, क्योंकि घोड़े से संबंधित सवाल पूछे जाते हैं, तो घोड़े का जो अस्थि पंजर का अवशेष है, घोड़े का अस्थि पंजर का जो अवशेष है, ठीक है, ये अवशेष पूछा जाता है। ठीक है, घोड़े के अस्थि पंजर का जो अवशेष आपको मिलेगा वो सुरकोटड़ा से होता है। कहाँ से? तो याद रखिएगा, ये सुरकोटड़ा से प्राप्त होता है। ठीक है, सुरकोटड़ा से प्राप्त होता है, याद रखिएगा सुरकोटड़ा। और कहाँ से है? और ये आपको सुरकोटड़ा कहाँ पे? गुजरात में है। पूछा जाएगा कि घोड़े का मूर्तिका बताइए, टेराकोटा कहाँ से प्राप्त हुआ है? तो लोथल से हो जाएगा। पूछा जा सकता है कि घोड़े का अस्थि पंजर का अवशेष हमको कहाँ से प्राप्त हुआ है? तो आपका सुरकोटड़ा हो जाएगा। और सुरकोटड़ा की अगर बात कर दी जाए तो कहाँ पे है? ये गुजरात में पड़ता है, याद रखिएगा। ठीक है, देखिए कभी कभी क्या होता है कि माइनर चीज़ें भी मतलब प्रॉब्लम कर देता है, तो कॉमन सारे प्रश्न होते हैं। ये सब चीज़ें गलत नहीं करना चाहिए। ठीक है, याद रहेगा। गाय का साक्ष्य आपके हड़प्पा सभ्यता में नहीं मिलता, लेकिन कुबड़ वाला जो साड़ है हड़प्पा सभ्यता के संस्कृतियों में क्या था? संस्कृति में देखा जाता है। लेकिन घोड़े का जो मूर्तिका है, ये टेराकोटा जिसको बोला जाता है, ये लोथल से प्राप्त होता है। और घोड़े का जो अस्थि पंजर का अवशेष जो हमको देखने को मिलता है वो हो जाता है आपका सुरकोटड़ा। ये देख लीजिए। ठीक है, अगला हम लोग देखते हैं यहीं पे। अगर यहीं पे हम लोग देखें तो हमने ये कहा था कि हड़प्पा सभ्यता में लिपि प्राप्त हुआ है, लेकिन लिपि को पढ़ा नहीं गया है। उस लिपि को हम लोग भाव चित्रात्मक लिपि बोलते हैं। ठीक है, याद रखिएगा। अगर हम लोग बात करें यहाँ पे तो हड़प्पा में किस टाइप का लिपि मिला है जिसको भाव चित्रात्मक कहते हैं? याद रखिएगा क्या होता है? भाव चित्रात्मक लिपि हो जाता है। हड़प्पा सभ्यता में कैसा लिपि मिला है? तो भाव चित्रात्मक लिपि मिला है, जिसको पिक्टोग्राफ कहा जाता है। ठीक है, जिसको क्या बोलते हैं? पिक्टोग्राफ कहते हैं। याद रखिएगा ये। ठीक है, पिक्टोग्राफ कहते हैं। अगर हम लोग यहाँ पे बात करें, अगर इसकी बात करें तो इसकी लिखावट की अगर हम लोग बात करेंगे, इसकी लिखावट की देख लीजिए। अगर लिखावट की बात करें हम लोग तो दाईं से बाईं ओर लिखा जाता है। ठीक है, ये दाईं से बाईं ओर लिखा जाता है, दाईं से बाईं ओर लिखा जाता है। ठीक है, हड़प्पा सभ्यता में जो लिपि मिला है उसको भाव चित्रात्मक लिपि बोलते हैं, जिसको पिक्टोग्राफ बोलते हैं। अगर बात करें लिखने की कला, लिखा कैसे जाता है तो दाईं से बाईं ओर लिखा जाता है। याद रखिए, लिखावट की बात अगर यहाँ पे हो जाए तो दाईं से बाईं ओर हो जाता है। ठीक है, इस लिपि में 64 मूल चिन्ह है। अगर पूछ देगा कि मूल चिन्ह बताइए कितना हो जाता है, तो मूल चिन्ह की बात अगर कर दिया जाए तो 64 हो जाएगा। कितना? तो 64 हो जाएगा। याद रखिएगा 64 हो जाता है। अगर पूछे कि अक्षर इसमें कितने थे, तो यहाँ देखिए अक्षर की अगर बात कर दिया जाए तो 250 से लेकर के कितना हो जाता है? 400 तक अक्षर इसमें मिलेंगे। ठीक है, 250 से लेकर के 400 तक अक्षर क्या करेंगे? इसमें मिलेंगे। याद रहेगा। देखिए कहा जाता है कि इसका लिपि जो है भाव चित्रात्मक लिपि है, जिसको पिक्टोग्राफ कहा जाता है। लिखने की लिखावट की अगर बात कर दी जाए तो दाईं से लेकर के बाईं ओर लिखा जाता है। और मूल चिन्ह की अगर बात कर दिया तो 64 चिन्ह हो जाते हैं। और इसमें अक्षर की अगर बात कर दी जाए तो 250 यानी 250 से लेकर के 400 तक अक्षर इसमें क्या करते हैं? मिलते हैं। जो सेल खड़े की आयताकार मुहर हो, ठीक है, देख लीजिए, जो सेल खड़ी की आयताकार मुहरों, ठीक है, जो सेल खड़े की आयताकार मुहरों हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे हम लोग देखते हैं तांबे की गुटिकाओं
आदि पर मिलते हैं, याद रखिएगा। ठीक है, हम लोगों ने देखा कि हड़प्पा सभ्यता का लिपि कैसा है पूछा जाता है, तो आप बताइएगा कि भाव चित्रात्मक होता है, पिक्टोग्राफी। अगर बात हम लोग कर लेंगे कि यहाँ पे मूल चिन्ह कितने होते हैं तो 64 हो जाएगा। अक्षरों की संख्या की अगर बात करेंगे तो 250 से 400 हो जाएगा। अगर बात करें अभी की बात करें तो देखिएगा, जो सेलखड़ी की आयताकार मुहरों और तांबे की गुटिकाओं आदि पर मिलते हैं। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट आपके लिए हो जाता है। ठीक है, चलिए अगला हम लोग देख लेते हैं इसी में। ठीक है, देखिएगा वर्तमान समय तक भी ये जो पैमाना है, ये समझिए कि अभी तक की अगर बात कर जाए तो कभी कभी गांव वाले लोग जो गांव देहात में होते हैं उनको भी ये बात पता है 16 अनुपात का। तो अगर हम लोग यहाँ पे बात करेंगे इसका, देख लीजिएगा, कहा जाता है यहाँ पे तौल की इकाई उस समय क्या थी, तौल की इकाई क्या थी, तौल की इकाई पूछा जाता है कि हड़प्पा सभ्यता में तौल की इकाई क्या हो जाता है, तो याद रखिए यह 16 के अनुपात था। ठीक है, ये हो जाता है कि 16 के अनुपात हो जाता है। ठीक है, याद रखिएगा। और कहा जाता है कि मोहनजोदड़ो से, याद रखिए, कहता है कि मोहनजोदड़ो से, ठीक है, मोहनजोदड़ो से आपको क्या मिलता है, मोहनजोदड़ो से आपको सीप का, मोहनजोदड़ो से सीप का, और लोथल से अगर बात करें हम लोग तो हाथी दांत का पैमाना प्राप्त होता है। याद रखिएगा, पैमाना मतलब क्या है, स्केल। और स्केल का काम क्या था, ये लंबाई मापता था। मोहनजोदड़ो से सीप का बना हुआ पैमाना या स्केल, या लोथल की बात करें तो हाथी दांत का बना हुआ स्केल मिला है, जिसका काम क्या था, लंबाई मापना। याद रखिएगा, जिसका काम क्या था, लंबाई मापना इसका काम था। ठीक है, इसका उपयोग लंबाई मापने में किया जाता था। अगला हम लोग पॉइंट कर लेते हैं, फटाफट इसको ख़त्म करें क्योंकि आप लोग भी परेशान हो गए हैं। क्योंकि देखिए बहुत कम समय है, मेरे लिए पढ़ाना भी और आपके लिए पढ़ना भी, दोनों लोगों के लिए बहुत ही चैलेंज है। ठीक है, लेकिन आज से सारा का सारा विषय आपको मिलेगा। ठीक है, घबराइए नहीं, आपको बढ़िया से हम करा देंगे। जो भी सब्जेक्ट हो रहा है अच्छा से होगा, क्योंकि कम से कम अगर बात कर दिया जाए तो इस तरीके से आप पढ़ लीजिए ताकि आपका प्रश्न वहाँ से ना छूटे। पढ़ने के लिए किताबों का कमी नहीं है आपके पास, और पढ़ाने वालों को भी कमी नहीं है, लेकिन बात यहाँ पे रिजल्ट का होना चाहिए। ठीक है, तो मेरे ख्याल से अगर आप थोड़ा सा अच्छे तरीके से स्टडी करते हैं, सटीक चीज़ों का, सटीक किताबों का, सटीक गाइडलाइन का, और ख़ुद बैठ करके अच्छे से मेहनत करते हैं तो रिजल्ट आ जाएगा। ठीक है, भीड़ को देख करके आप परेशान मत होइए, भीड़ तो ऐसे भी बना रहता है। ठीक है, तो हम लोगों ने यहाँ पे देखा। और बात करें हम लोग तो देखिएगा, अग्निकुंड का पूछा जाता है कभी कभी, अग्निकुंड का साक्ष्य कहाँ से मिला है। अग्निकुंड की अगर बात करें हम लोग तो अग्निकुंड का साक्ष्य की अगर बात किया जाए तो देखिएगा, ये आपको लोथल और कालीबंगा से प्राप्त होता है। ये आपको लोथल और कालीबंगा से प्राप्त होता है, याद रखिएगा। किसका, तो अग्निकुंड का। ठीक है, अग्निकुंड की अगर बात कर दिया जाए तो आपको कहाँ से मिलता है, अग्निकुंड लोथल और कालीबंगा से मिलता है। एक और भी है, जैसे आपके घर में जब कोई पर्व होता है या शादी विवाह का कुछ अच्छा, मतलब समझिए कि जब शादी विवाह होता है तो वहाँ पे स्वास्तिक चिन्ह बनाते हैं। जैसे स्वास्तिक चिन्ह की बात करें तो ऐसे बनता है। ठीक है, ऐसे स्वास्तिक चिन्ह बनाए जाते हैं। ठीक है, इसको बोलते हैं हम लोग स्वास्तिक चिन्ह बोलते हैं। ठीक है, याद रखिए, ये क्या बोलते हैं, स्वास्तिक चिन्ह इसको बोला जाता है। और कहा जाता है कि संभवतः यह हड़प्पा सभ्यता की देन थी। ठीक है, ये स्वास्तिक चिन्ह की अगर बात कर दिया जाए तो किसका देन है, हड़प्पा सभ्यता का देन है, ऐसा कहा जाता है, याद रखिएगा। ठीक है, किसका, तो स्वास्तिक चिन्ह का। आप देखते हैं आपके घरों में, आपके दीवालों पे और आपके फ़ोटो में ऐसा दिखाया जाता है, क्योंकि शुभ माना जाता है। और ऐसा कहा गया है कि हड़प्पा सभ्यता के लोग इसका क्या करते थे, इस्तेमाल करते थे। उन्हीं का यह देन है कि आज हम लोग स्वास्तिक चिन्ह के बारे में जानते हैं। अगला बात हम लोग करेंगे तो देखिएगा, मुहरों पर पशु बलि का जो चित्रण किया गया है, मुहरों पर पशु बलि का जो चित्रण किया गया है,
आप ये देख लीजिए, ठीक है। देखिए मोहरों पर जो पशु बलि का जो चित्रण है यहाँ से, ठीक है, ये आपको कालीबंगा और मोहनजोदड़ो से प्राप्त होता है, याद रखिएगा। मोहरों पर पशु बलि का जो चित्रण किया गया है आपको कहाँ से मिलता है, तो याद रखिए ये कालीबंगा हो जाएगा, कालीबंगा हो जाता है। और आपको एक जगह और से साक्ष्य मिला है जिसका नाम है आपका मोहनजोदड़ो, याद रखिएगा। पूछा जा सकता है कि मोहरों पर, जैसे मोहरों पर पूछा जाएगा कि पशु बलि का चित्र जो है कहाँ से प्राप्त होता है, ठीक है, तो आप क्या बताएंगे? अगर पूछ दिया जाए कि मोहरों पर पशु बलि का प्रमाण कहाँ से मिलता है, तो कालीबंगा हो जाएगा और मोहनजोदड़ो हो जाएगा। देखिए रिपीट हम इसलिए कर रहे हैं ताकि आपको याद हो जाए, ठीक है, क्योंकि देखिए अभी पढ़िए और अभी ये याद कर लीजिएगा तो फायदा रहेगा। बाद में अगर छोड़ देंगे तो फिर मुश्किल समझिए कि भर जाएगा, ठीक है। इसलिए अभी याद कर लीजिए, सबसे अच्छा रहेगा, ठीक है। अगर हम लोग देखेंगे कि धान की भूसी की प्राप्ति होती है, एक जगह से धान की भूसी का ढेर मिलता है, पूछा जा सकता है कि धान की भूसी कहाँ से मिला है, ठीक है। धान की भूसी हमको कहाँ से मिला है, तो याद रखिएगा ये लोथल और रंगपुर से प्राप्त होता है। कहाँ से? लोथल और रंगपुर से प्राप्त होता है, ठीक है। रंगपुर और लोथल से आपको क्या होता है? प्राप्त होता है, याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है ये वाला। ये जो है बहुत ही वीवीआई हो जाता है, इसको याद रखिएगा, ठीक है। अगर हम लोग बात करें यहाँ पे, अगर हम लोग यहाँ पे बात करें तो देखिएगा युग्म समाधियाँ जो है, युग्म समाधियाँ, युग्म जो समाधियाँ हैं यहाँ पे, ठीक है, युग्म समाधियाँ की अगर बात किया जाए तो युग्म समाधियाँ जो है कहाँ से प्राप्त होता है? युग्म समाधियाँ पूछा जाता है कहाँ से प्राप्त होता है। कभी कभी आपको दो ऑप्शन दे देगा, ठीक है, लोथल और कालीबंगा। हम दोनों इसलिए लिखा रहे हैं कि कभी कभी सवाल पूछा गया है। अभी के समय में क्या होगा, दोनों ऑप्शन में रहेगा, और दोनों ऑप्शन में रहने के बाद ए बी सी डी अगर बात कर दी जाए, ए में लोथल हो जाएगा, बी में कालीबंगा हो जाएगा, और सी में अगर बात करें तो हड़प्पा हो जाता है, ठीक है, और डी ऑप्शन की बात करें तो ए एंड बी हो जाएगा। इसलिए जानना जरूरी है, ठीक है, कि युग्म जो समाधियाँ हैं दोनों जगह से प्राप्त होता है, ठीक है। कहाँ से प्राप्त होता है? तो आपका लोथल हो जाएगा और कालीबंगा दोनों से प्राप्त होता है। इसलिए क्या हो जाएगा, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है। और बात करें जो बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है कि मनके बनाने का कारखाना कहाँ से प्राप्त हुआ है? मनका बनाने का, सोचिए, कहता है यहाँ पे कि मनका बनाने का कारखाना बताइए कहाँ से मिला है। सब याद कर लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। मनका बनाने का जो कारखाना है, बनाने का जो कारखाना है कहाँ से प्राप्त होता है, ठीक है, और बहुत इंपॉर्टेंट है ये, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, पूछा जाता है मनके बनाने का। तो देखिएगा ये लोथल हो जाएगा, आपका लोथल हो जाता है, और प्लस में चन्हू दड़ो हो जाता है, ठीक है, चन्हू दड़ो हो जाता है, याद रखिएगा, ठीक है। पूछा जाएगा मनके बनाने का कारखाना कहाँ से प्राप्त हुआ है, तो मनके बनाने का कारखाना आपको कहाँ से प्राप्त होता है? लोथल और चन्हू दड़ो से प्राप्त होता है। जैसे कभी कभी पूछ देता है कि लिपस्टिक का साक्ष्य कहाँ से मिला, तो याद रखिएगा लिपस्टिक का साक्ष्य आपको यही चन्हू दड़ो से ही प्राप्त होता है, ठीक है, याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट हो आपके लिए हो जाता है। अगला सवाल पूछा जा सकता है कि हल का टेराकोटा, ठीक है, हल का टेराकोटा जो है पूछा जा सकता है कि हल का टेराकोटा कहाँ से प्राप्त हुआ है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे याद रख लीजिएगा, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट। हल का टेराकोटा जो है कहाँ से प्राप्त होता है, तो याद रखिए ये आपको बनावली से प्राप्त होता है। कहाँ से? तो बनावली से प्राप्त होता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। और बनावली पूछा भी जा सकता है कहाँ पे है, तो ये हरियाणा में पड़ता है, ठीक है, ये हरियाणा में पड़ता है। बात करें हम लोग कि मनका बनाने का कारखाना कहाँ? लोथल और चन्हू दड़ो, याद रहेगा, लोथल और चन्हू दड़ों से प्राप्त होता है। लिपस्टिक का साक्ष्य भी आपको चन्हू दड़ों से प्राप्त होता है। बात करें हल का टेराकोटा कहाँ से प्राप्त होता है, तो बनावली से प्राप्त होता है। अब बनावली वर्तमान में अगर देखा जाए तो कहाँ पे? हरियाणा में, ठीक है, याद रहेगा। नेक्स्ट हम लोग देखिए इसी में करते हैं, नेक्स्ट की अगर बात हम लोग करेंगे तो देखिए यहाँ से कहा जाता है, यहाँ के जैसे हम लोग हड़प्पा कर रहे हैं तो हड़प्पा का, ठीक है, हड़प्पा का सबसे बड़ा स्थल
पूछा जा सकता है सबसे बड़ा स्थल बताइए कौन सा हो जाएगा। हड़प्पा का सबसे बड़ा स्थल कौन सा हो जाता है? तो हड़प्पा का सबसे बड़ा स्थल आपको राखी गढ़ी हो जाएगा। याद रखिएगा कौन सा हो जाता है? तो राखी गढ़ी हो जाएगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट आपके लिए होता है। कौन सा? तो राखी गढ़ी हो जाएगा। ठीक है, राखी गढ़ी होगा। कौन सा? तो पूछा जाता है कि बताइए हड़प्पा का सबसे बड़ा स्थल कौन सा हो जाएगा? तो राखी गढ़ी हो जाता है। ये राखी गढ़ी बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। बात हम लोग यहाँ पे करेंगे धौलावीरा। धौलावीरा पूछा जा सकता है कि धौलावीरा कहाँ पे है? तो याद रखिएगा धौलावीरा आपको गुजरात में होगा। ठीक है, कहाँ पे? तो गुजरात हो जाएगा। ठीक है, कहता है कि धौलावीरा आयताकार है। क्या है? आयताकार है। और आपको बता दें कि धौलावीरा से एक बहुत ही सुंदर और अद्वितीय जल निकासी का प्रमाण मिला है और ये प्रश्न पूछा जाता है, इसलिए बहुत ही क्या हो जाएगा? VBI हो जाएगा। ठीक है, कहता है धौलावीरा क्या है? यह एक आयताकार है और ये कहता है कि धौलावीरा के बारे में कहता है कि शैलकृत स्थापत्य के साक्ष्य मिले हैं। ठीक है, शैलकृत स्थापत्य के साक्ष्य यहाँ पे मिलते हैं। याद रखिएगा। ठीक है, शैलकृत जो है स्थापत्य के क्या मिलते हैं? साक्ष्य मिलते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है ये। कौन सा? तो धौलावीरा। याद रखिएगा। ठीक है, और कहा जाता है 3 भागों में विभक्त किया गया है। किसको? धौलावीरा को 3 भागों में विभक्त किया गया है। 3 भागों में विभक्त किया गया है। और बात करें तो राखी गढ़ी के बाद धौलावीरा हड़प्पा सभ्यता के स्थलों में दूसरा सबसे बड़ा स्थान इसको प्राप्त होता है। किसको? तो देखिए धौलावीरा की बात करें तो यह दूसरा बड़ा स्थल माना जाता है। याद रहेगा, धौलावीरा की बात कर दिया जाए तो स्थलों की बात कर दी जाए तो देखिए ये आयताकार है। ठीक है, और कहा जाता है कि सबसे बड़ा हड़प्पा का स्थल आपको राखी गढ़ी है। और राखी गढ़ी के बाद अगर किसी दूसरा हड़प्पाई स्थल की बात किया जाए तो आपका धौलावीरा है। और धौलावीरा की बात कर दी जाए तो यहाँ पे जल का सबसे सुंदर आपको साक्ष्य मिलता है। और कहते हैं यहाँ पे कि इसे 3 भागों में बांटा गया है। ठीक है, बाकी बहुत सारे ऐसे स्थल है जिसको 2 टीलों के अंतर्गत ही सीमित कर दिया गया, ऊपरी टीला और निचली टीला। आपको धौलावीरा को 3 भागों में विभक्ति मिला। सबसे इंपॉर्टेंट है कि यहाँ पे शैलकृत स्थापत्य का साक्ष्य मिलता है जो बहुत ही क्या है? इंपॉर्टेंट हो जाता है, बहुत ही VBI है। याद रखिएगा। ठीक है, अगला हम लोग देखते हैं। यहाँ पे अगला हम लोग देखेंगे तो देखिएगा यहाँ पे एक सिंहयुक्त देवता का साक्ष्य मिला। जैसे एक देवता है जिनके सर पे सिंह लगा हुआ है। ठीक है, तो सिंहयुक्त देवता का साक्ष्य पूछा जा सकता है कि सिंहयुक्त देवता का साक्ष्य कहाँ से प्राप्त होता है ना? सिंहयुक्त देवता के साक्ष्य कहाँ से प्राप्त होते हैं? तो याद रखिए बहुत इंपॉर्टेंट है ये है। ठीक है, ये क्या हो जाएगा? बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएगा। ये आपको मिलता है कालीबंगा। ठीक है, कालीबंगा से मिलता है और मोहनजोदड़ो से प्राप्त होता है। ठीक है, मोहनजोदड़ो से प्राप्त होता है। याद रखिएगा सिंहयुक्त जो देवता मिले हैं यहाँ पे, ठीक है, देवता की जो कृति मिली है यहाँ से, ठीक है, वो कहाँ से प्राप्त होता है? तो कालीबंगा से होता है और मोहनजोदड़ो से प्राप्त होता है। याद रखिएगा। ठीक है, एक और भी बात यहाँ पे बताया जाए। देखिए अगर बात करें हम लोग की प्रथम विश्व का, अगर यहाँ पे देखा जाए तो प्रथम यानी कि विश्व का प्रथम लिपि का आविष्कर्ता कौन था? हो सकता है कभी पूछा जा सकता है विश्व का प्रथम जो लिपि का आविष्कर्ता था। प्रथम की बात करें तो देखिए सुमेरियन सभ्यता के लोग थे। ठीक है, याद रखिएगा सुमेरियन सभ्यता के लोग थे जिसने सर्वप्रथम क्या किया? विश्व में प्रथम लिपि का आविष्कार इन्हीं लोगों ने किया था। ठीक है, सुमेरियन सभ्यता के लोगों ने विश्व में सर्वप्रथम इन्हीं लोगों ने क्या किया था? आविष्कार किया था लिपि का। और इनके प्राचीनतम लिपि की अगर बात की जाए तो क्यूनिफॉर्म हो जाता है। याद रखिएगा क्यूनी आपको फॉर्म हो जाता है। इस लिपि का नाम है क्यूनिफॉर्म। ठीक है, क्या नाम रहता है? क्यूनिफॉर्म नाम रहता है। इतना काफ़ी है आपके लिए। सारा एक बार तीनों का तीनों वीडियो देखिएगा तो हड़प्पा सभ्यता एकदम अच्छा हो जाएगा
और इसके साथ किरण गाइड पढ़िए, ठीक है। और अभी तुरंत किरण गाइड पढ़ने के बाद तुरंत आप घटना चक्र से जितना भी आपको सवाल पूछा गया हड़प्पा सभ्यता से उसको बनाइए, ठीक है। अगला इसमें देखते हैं हम लोग, पूछा जाता है हड़प्पा सभ्यता का पतन। तो हम लोग पतन देखते हैं क्योंकि पतन से सवाल पूछे जाते हैं। देखिए, हड़प्पा सभ्यता का उद्भव भी एक रहस्य है और पतन भी एक रहस्य है। अगर बात किया जाए तो बहुत सारे इतिहासकार हैं जिनके बीच में मतभेद है, दोनों एकात्मक नहीं है, ठीक है। लेकिन हम लोग यहाँ पे उसका डिस्कशन नहीं पढ़ने वाले, हम लोग फैक्ट पढ़ने वाले हैं जहाँ से सवाल पूछे जाते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले अगर हम लोग बात देखें हड़प्पा सभ्यता के पतन का, तो यहाँ पे देखिएगा हड़प्पा सभ्यता का पतन कैसे हुआ। तो देखिएगा, कुछ लोगों का मानना है कि हड़प्पा सभ्यता का पतन बाढ़ आने से हो गई। और पूछा जा सकता है कि बाढ़ का प्रमाण किसने दिया, किसने कहा कि हड़प्पा सभ्यता का पतन बाढ़ से हो गया, यही सवाल आपसे पूछा जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे देख लेते हैं हम लोग, बाढ़ से किसने कहा कि बाढ़ से यह हड़प्पा सभ्यता पतन हो गया। तो सबसे पहले मैके साहब ने कहा था, याद रखिए इसको, बहुत इंपॉर्टेंट है। मैके ने कहा था और एस.आर. राव ने कहा था, ठीक है। एस.आर. राव ने कहा था, एस.आर. राव ने कहा था, ठीक है। मैके ने कहा था और एस.आर. राव ने कहा था कि हड़प्पा सभ्यता का पतन बाढ़ से हो गया। याद रखिएगा, किससे हो गया, बाढ़ से हो गया, ठीक है। फिर दूसरी बात अगर हम लोग देखेंगे तो कहता है कि हड़प्पा सभ्यता का पतन विदेशी आक्रमण से हो गया, ठीक है। पूछा जाता है कि विदेशी आक्रमण से हड़प्पा सभ्यता का पतन हो गया, ये किसने कही थी, ठीक है, याद रहेगा ना। तो देखिए, कहता है यहाँ पे कि विदेशी आक्रमण से हड़प्पा सभ्यता का पतन हो गया, ठीक है। ये सिद्धांत किसने दिया था, यही सवाल आपसे पूछा जाएगा। बाढ़ वाला है, बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। और विदेशी आक्रमण गार्डन चाइल्ड्स ने कहा था, ठीक है। गार्डन चाइल्ड्स ने ये बात कही थी कि हड़प्पा सभ्यता का पतन विदेशी आक्रमण की वजह से हो गया, ठीक है, याद रखिएगा। अगला सवाल हम लोग देखेंगे, कुछ लोगों का ये मानना है कि प्रशासनिक शिथिलता के वजह से हड़प्पा सभ्यता का अंत हो गया, ठीक है। किस इतिहासकार का, मतलब किसी ऐसे इतिहासकार हैं जो बहुत सारा कंट्राडिक्शन दे दिए हैं, ठीक है। जो सवाल पूछे जाते हैं हम लोग उसके बारे में पढ़ेंगे। एक इतिहासकार ये कहते हैं कि प्रशासनिक शिथिलता की वजह से, ठीक है, प्रशासनिक शिथिलता के वजह से हड़प्पा सभ्यता का पतन हो गया। याद रखिए, प्रशासनिक किसने कहा था, तो यही बात जॉन मार्शल ने कही थी, ठीक है। ये बात किसने कहा था, तो जॉन मार्शल ने कहा था। याद रखिएगा, ये सब चीज़ें याद रखना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। हड़प्पा सभ्यता का पतन किसने कहा कि बाढ़ से हो गया, तो बाढ़ से हड़प्पा सभ्यता के पतन में दो लोगों का राय है, दो लोगों का विचार है। एक मैके हो जाते हैं और दूसरा एस.आर. राव हो जाते हैं। याद हो गया, एक बार दिमाग में इसको सेट करिए, यहाँ से प्रश्न पूछे जाते हैं। 7-8 होगा, ज़्यादा नहीं है, 7-8 लोगों का, 8-9 लोगों का विचार हम आपको देते हैं जो इम्पॉर्टेंट है, जहाँ से सवाल आएंगे ही आएंगे, निश्चित तौर पे आएंगे, यहीं से पूछा जाएगा। तो बाढ़ से हड़प्पा सभ्यता के पतन का जो प्रमाण है किसने कहा, तो ये मैके और एस.आर. राव हो जाते हैं। और किसने कहा कि विदेशी आक्रमण से हड़प्पा सभ्यता का पतन हो गया, तो गार्डन चाइल्ड्स हो जाते हैं। किसने कहा कि प्रशासनिक शिथिलता की वजह से हड़प्पा सभ्यता का पतन हो गया, तो आपके कौन हो जाएंगे, जॉन मार्शल हो जाते हैं। देखिए, एक और भी है, कहा जाता है यहाँ पे, लिख लीजिए इसको भी, जलवायु परिवर्तन की वजह से, ठीक है, जलवायु परिवर्तन की वजह से कहा गया है, जलवायु परिवर्तन की वजह से हड़प्पा सभ्यता का पतन हो गया। और ये जो विचार है किसने दिया था, तो ऑरेल स्टाइन होते हैं, ऑरेल स्टाइन हो जाते हैं। और दूसरा नाम यहाँ पे देखेंगे तो हो जाते हैं अमलानंद घोष हो जाते हैं, ठीक है, अमलानंद घोष हो जाते हैं, याद रखिएगा, ठीक है। पूछा जाएगा आपसे कि जलवायु परिवर्तन की वजह से हड़प्पा सभ्यता का पतन हुआ, ये
साक्ष्य, ये प्रमाण किसने प्रमाणित किया था? तो आप बताइएगा कि ऑरेल स्टाइन होते हैं और अमलानंद घोष होते हैं, उन्होंने ये बात कही थी। भूतात्विक परिवर्तन की वजह से ठीक है, अगला देखते हैं। कहता है कि भू तात्विक परिवर्तन की वजह से, ये सब याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। भूतात्विक परिवर्तन की वजह से हड़प्पा सभ्यता का पतन हो गया, ये किसने कहा? पूछा जा सकता है आपसे कि भूतात्विक परिवर्तन की वजह से हड़प्पा सभ्यता का क्या हुआ? पतन हो गया। और ये किसने कहा था? तो ये हो जाता है आर.एम. साहनी ने कहा था। ठीक है, कौन हो जाएगा? एम.आर. साहनी ने। याद रखिएगा, ये सब चीज़ें याद रखिएगा, ठीक है, भूलना नहीं चाहिए। एम.आर. साहनी ने ये बात कहा था। ये कहा था कि भूतात्विक परिवर्तन की वजह से हड़प्पा सभ्यता का पतन हो जाता है। और प्राकृतिक आपदा की वजह से किसने कहा कि हड़प्पा सभ्यता का पतन हो गया? देखिए, प्राकृतिक जो आपदा है, प्राकृतिक आपदा की वजह से कहा गया कि हड़प्पा सभ्यता का पतन हो गया। और ये विचार किनका है? पूछा जा सकता है। के.यू.आर. केनेडी हो जाते हैं। के.यू.आर. केनेडी हो जाते हैं। केनेडी, इन्होंने ही ये बात कहा था कि प्राकृतिक आपदा की वजह से हड़प्पा सभ्यता का पतन होता है। देखिए, यहाँ पे हड़प्पा सभ्यता बार बार चल रही है। हड़प्पा सभ्यता का पतन होता है, नहीं कि संस्कृति का पतन होता है, याद रखिएगा। तो हड़प्पा सभ्यता का पतन के बारे में बहुत सारे इतिहासकारों ने अलग अलग अपना विचार दिया है, उसी को हम लोग देख रहे हैं। देखिए, कुछ लोगों का मानना है कि हड़प्पा का पतन आर्यों के आक्रमण से होता है। ठीक है, आर्यों के आक्रमण से हड़प्पा सभ्यता का पतन हो गया। और ये बात किसने कही थी? आर्यों के आक्रमण से हड़प्पा का पतन हो गया, किसने कहा था? तो याद रखिए, ये व्हीलर होते हैं। ठीक है, व्हीलर, ये बहुत बीबीआई है, बहुत ही बीबीआई है, याद रखिए। व्हीलर ने कहा था कि आर्यों के आक्रमण की वजह से क्या हुआ? हड़प्पा सभ्यता का परिवर्तन हो गया, मतलब विनाश हो गया, खत्म हो गया, नाश हो गया। नदी मार्ग में परिवर्तन की वजह से हड़प्पा सभ्यता का पतन हो गया। ठीक है, नदी मार्ग में परिवर्तन के कारण हड़प्पा सभ्यता का पतन हो गया। ये बात किसने कही थी? तो लिखिए, नदी मार्ग में परिवर्तन के कारण, ठीक है, नदी मार्ग में परिवर्तन के कारण हड़प्पा सभ्यता का पतन हो गया। यहाँ पे देखेंगे माधो स्वरूप वत्स ने ये बात कही थी। ठीक है, इसमें एक और भी नाम जोड़ते हैं, डेल्स ने भी ये बात कही थी। ठीक है, एक और भी नाम जोड़ते हैं, लैम्बिक ने भी ये बात कही थी। लैम्बिक। नदी के मार्ग में परिवर्तन हो जाने की वजह से हड़प्पा सभ्यता का पतन हो जाता है, हड़प्पा सभ्यता खत्म हो जाता है। ये बात आपको माधव स्वरूप वत्स ने भी कही थी। ठीक है, और डेल्स ने भी ये बात कहा था, और लैम्बिक ने भी ये बात कहा था। याद रखिए, बहुत बीबीआई हो जाता है। और डेल्स ने ही, अगर हम लोग देखेंगे तो यही डेल्स ने ही एक बात और कहता है कि भूकंप आने की वजह से हड़प्पा सभ्यता का, याद रख लीजिए इसको भी, भूकंप आने की वजह से हड़प्पा सभ्यता का पतन हो जाता है। ठीक है, तो हम लोग इतना ही तक पढ़ना था। और जितने भी फैक्ट हैं हड़प्पा सभ्यता से संबंधित आपको हम करा दिए हैं। ठीक है, और जो भी डिस्कशन होगा क्लास में, यानी कि हड़प्पा और बहुत सारे प्रश्न आएंगे, वहाँ भी एकदम फुल डिस्कशन कराया जाएगा जो दारोगा में प्रश्न पूछे गए हैं। ठीक है, तो आज क्लास हमारा हड़प्पा सभ्यता यहीं पे ख़त्म होता है। हम लोग अब सेकंड का जो क्लास है वो वैदिक शुरू करेंगे। ठीक है, तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग मिलते हैं वैदिक सभ्यता की तरफ में। ठीक है, थैंक यू वेरी मच आप सभी लोगों को।